नमस्कार दोस्तों, आरबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश वर्मा, ऑथर फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशन। दरअसल आज से मैं उन बच्चों के लिए क्लास शुरू कर रहा हूं जो बच्चे कंपटीशन के फील्ड में, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, सीपीओ, रेलवेज, इन सब फील्ड में अभी अभी उतरे हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। तो ये तैयारी मैं बिल्कुल जीरो से कराने जा रहा हूं। सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के, गणित के। तो पहला जो चैप्टर है आज मैं शुरू कर रहा हूं परसेंटेज का। तो आइए शुरू करते हैं और देखिए क्या है परसेंटेज में। देखिए सबसे पहले परसेंटेज को समझने के लिए हम जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज और इसके बाद रेशियो दो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे, क्योंकि पूरी जो गणित है इन दो चैप्टर्स पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों में मैं बताऊंगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पर हंड्रेड या हिंदी में अगर हम कहें तो प्रति 100। अब इसका मतलब क्या होगा। देखिए अगर मैं 100 का 1% कहता हूं, 100 का अगर मैं कह दूं कि 1% क्या होता है भाई, तो 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं 200 का 1% बोलूं तो प्रत्येक 100 में हमें 1% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्येक 100 क्या हो जाएगा, इसमें कितने 100 हैं, 200 है, 100 और 100, और इसमें प्रत्येक में 1%, इसका 1%, इसका 1%, ये दोनों मिलकर 2 हो जाता है। लेकिन ये जो 2 है, अब ये 2 का, ये जो 2 है ये 200 का 1% होगा। यानी पर 100 में हमने 1% निकाला, वो पूरी संख्या का जो उसका सम होगा पूरी संख्या का 1% होगा। इसी तरह से अगर हम 300 का देखें, 300 का, इसमें कितने 100 हैं, हर 100 में, प्रत्येक 100 में हम चेक करते हैं 100 100, तो इसमें 1% सबका, तीनों मिलके 3 हो जाएगा। ये 3 जो है ये 300 का कितना होगा, 1% होगा। तो मेरे ख्याल से पर 100 का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। देखिए परसेंटेज के लिए हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 20% का मतलब क्या होगा, पर 100, यानी कि हम इसको 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/5, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू 20 का क्या हो गया, 1/5 हो गया। 20% इक्वल टू 1/5 हो गया। इसी तरह से अगर मैं 25% बोलता हूं तो 25/100 लिख सकते हैं इसे, 25/100, इसे मैं 1/4 कह सकता हूं। तो 1/4 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे हैं जो कि अगर आपको याद ना रहे तो आपको आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत समस्या होगी। देखिए हम शुरू से चलते हैं। हर संख्या अपना ही 100% होता है। प्रत्येक संख्या जो होती है वो अपना 100% होती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कोई संख्या है वो अपना 100%, यानी एक पूरी संख्या, एक जो है वो अपना 100% है। ठीक है, इसी तरह से किसी संख्या को अगर हम आधा कर दें तो वो 50% हो जाएगी। यही तो फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बताया है। 1/3 किसी संख्या का 1/3, 1/3% उस संख्या का। इसी तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू हम याद कर लेते हैं। 1 का मतलब 100%, हाफ का मतलब 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, यानी 25%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। ठीक है, आगे आइए। 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/30%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/24 4 1/6%, 3/8 37 1/2%, 5/8 62 1/2%। ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें एक चीज और समझना पड़ेगा आपको, क्या है वो, देखिए अगर मैं कहता हूं कि 1/5, देखिए 1/5 क्या है, 20% होता है। अगर 1/5 20% है तो 1/20 जो है, यानी 1/20 जो है वो 5% होगा। अगर 1/4 को हम 25% कहते हैं
तो 1/25 को हम 4% कहेंगे। समझ गए मेरे ख्याल से? किसी को भी लेते अगर हम कुछ भी अगर करते हैं 1/2 50%, तो 1/50 2%, 1/4 25%, तो 1/25 4%, 1/3 33 1/3%, तो हम क्या कहेंगे 1/33 1/3 इक्वल टू 3%। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे इसका वैल्यू कितना होगा। यानी कि इसको बहुत ही प्रॉपरली समझने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब इस पे ये समझना है हमें कि अगर हम 1/3 को या 1/2 से ही हम लेते हैं, 1/2 को हम 50% कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है, ये परसेंटेज वैल्यू को डिनोट करता है, परसेंटेज को डिनोट करता है, और ये जो है कंप्लीट नंबर ओरिजिनल नंबर को, कंप्लीट नंबर ओरिजिनल नंबर ना कहकर मैं इसे कंप्लीट नंबर कहता हूं, कंप्लीट नंबर को डिनोट करता है। जैसे 2 एक पूरी संख्या है, एक उसका 50% है। आप देख लीजिए 2 का आधा कितना हुआ, 1 ही तो हुआ, तो 1 क्या हो गया 50% हो गया। यदि 1/4 को 25% हम कह रहे हैं, इसका मतलब 4 एक पूरी संख्या है, एक उसका 25% है। 1/3 को अगर हम 33 1/3% कह रहे हैं, 3 एक पूरी संख्या है, एक उसका 33%। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा 1/24 अगर 1/24 है, 4 1/6%, इसका मतलब 24 एक पूरी संख्या है और एक उसका 4 1/6% है, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो उस संख्या का परसेंटेज होगी। ठीक है ना, ये एक जो होगी इतना परसेंट होगी किसकी 24 की यहां पर। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2/5 फ्रैक्शनल वैल्यू जो भिन्न है ये कितना प्रतिशत है, आप कैसे निकालोगे? देखो बहुत आसान है, हम इसे 1/5 में 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है, तो 2/5 का मतलब क्या होता है 2 × 1/5। तो 1/5 का अगर 20% है, इसको हम 2 × 20% लिख सकते हैं, इक्वल टू 40% लिख सकते हैं। अरे भाई 1/5 में कितने 1/5, एक 1/5 1 1/5, तो 2 1/5 में 2 1/5 1/5 1/5, 2/5 में कितने हो जाएंगे 1/5 प्लस 1/5, ये तो बनते हैं 2/5, इसका 20% और इसका 20%, ये मिलके हो जाएगा 40%। यानी अगर 3/5 कहें तो 1/5 1/5 1/5 यानी कि 20% 20% 20%, तीनों मिलके 60%। 4/5 कहें तो फिर हमारा 20% 20% 20% 20%, ये हो जाएगा 4 × 1/5 यानी कि 4 × 20% यानी कि 80%। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे, इसे बहुत आसान है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि 1/8 को हमने कहा 12.5%, और मैं कहता हूं इसको, देखिए यहां पे 1/8 है, यहां पे मैंने 3/8 रखा हुआ है। अब 3/8 तो 37.5% होता है, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। लेकिन ये आया कहां से, देखिए अगर हम 1/8 को ले लें, 1/8 का मतलब क्या है 12.5%, यानी कि 12.5%। क्लियर है, 12.5%। यानी क्या क्या हो गया, अगर हम 3/8 करते हैं तो 3/8 का मतलब क्या होता है 3 × 1/8, यानी इसमें 3 1/8 है, 1/8 1/8 1/8 यानी 1/8 का 3 गुना। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 12.5%, और यही आपको क्या हो जाएगा 37.5%। 37.5%, इसे हम 37 1/2% लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगर मैं कहूं
कि आपको 1/16 है यहां पर, ठीक है, ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 3/8 आपने निकाला, 5/8 भी वैसे निकाल सकते हो। आइए यहां पे मैं कहता हूं 1/16 है। अब 1/16 का वैल्यू मैंने निकाला 6 1/4 यहां पे, आपको याद रखना होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 25%। तो 1/4 क्या है? चौथाई पार्ट ही तो है। इसको 4 से भाग करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। 1/16 यानी 1/16 क्या हो जाएगा? इसका चौथाई पार्ट हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 1/4 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो इसको भी हम 4 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 का चौथा भाग 6.25, ठीक है, परसेंट। ये कितना हो जाएगा? 6 1/4%। देखिए 6 1/4%। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 1/12, देखिए 1/12 मैंने निकाला हुआ है यहां पर, तो 1/12 कैसे हो जाता है? देखिए 1/12 1/6 का आधा ही तो होगा। इसको जब हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। 1/12, तो जब 1/6 को आधा करते हैं तो 1/12 हो जाता है। तो 1/12 के लिए 1/6 का 16 2/3% को हम आधा करेंगे, इसको हम हाफ करेंगे, हाफ करेंगे। देखिए हाफ करने का मतलब क्या है? 16 2/3 का मतलब होता है 16 + 2/3। इसको जब हम आधा करते हैं यानी 16/2 + 2/3 और डिवाइड जब 2 करेंगे ये 2 आके यहां गुना हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 8 2 से 8 बार में कट गया और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। हमारा हो गया 8 + 1/3 यानी आपका जो वैल्यू आया 8 1/3%। ये इतना मैं स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं इसलिए कि आप इसको समझ जाए। बहुत आसान है, इसको करना ही नहीं है, सीधे यहीं पे आप समझ रहे हो कि 1/12 को क्या कहते हैं? 1/6 का 1/6 का आधा यानी हाफ। सीधे यहीं से 2 से कटा दो, 2 से 8 बार में 16 चला जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 1/3। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। इसी तरह से अगर हमें 1/14 निकालना हो, देखिए अगर हमें 1/14 करना है तो 1/7 का आधा ही तो होगा 1/14। तो 1/14 के लिए हम क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं। देखिए 14 को आधा करेंगे 7 हो जाएगा और फिर 2/7 है, 2/7 है तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम आधा करेंगे तो ये तो 2 से 7 बार में चला जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/7 करके मैं दिखा देता हूं 14, ताकि आप समझ सके फिर से। 2/7 ये हो जाएगा 14 प्लस इसको हम आधा कर रहे हैं 2/7, ये 14 को हम आधा कर दिया और इसको जब आधा करेंगे ये 2 आके यहाँ गुना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/7। इसे हम 7 1/7 लिख सकते हैं। इसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा, 1-2 बार कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसे समझ पा रहे होंगे। एक और कर लेते हैं, जैसे यहां 1/24 है तो 1/20 1/12 हमने निकाला हुआ है, हमें पता है 1/12। और वैसे भी 1/6 का चौथा पार्ट 1/24 होगा। तो चौथा पार्ट यानी कि इसे हम 4 से भाग करते हैं 1/6 को, 1/6 को हम 4 से भाग करेंगे तो 1/24 होगा। इसे 4 से भाग कर देते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए 16 को 4 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। और इसे जब 4 से भाग करेंगे 2/4 तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये 4 ऐसे कर देता हूं मैं फिर से 16 + 16 2/3 था परसेंट। इसको हम करते हैं 16, इसको हम 4 से भाग करना था हमें, 16/4 प्लस 2/3 × 4 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4 से और ये 2 से कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 + 1/6 = 4 1/6%। मेरे ख्याल से आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से और भी चीजों को, फ्रैक्शनल वैल्यू को आप कैलकुलेट करके अपने कॉपी पर देख सकते हैं। इसे समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। नेक्स्ट पिछले वीडियो में कुछ बेसिक समझे थे परसेंटेज के, आइए आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे कि यहां पे अगर हमें परसेंट वैल्यू निकालना है 7/5 का, 7/5 का मतलब इसका परसेंट वैल्यू हमें निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए
इसे मैं सॉल्व करता हूं, इससे हम 5/5 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। लिख सकता हूं मैं, आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूं। ये देखिए इसका मतलब 1 हो गया, और 2/5 का मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब ये 2/5 हो गया। फिर से मैं लिख देता हूं, 1 का मतलब होता है 100%, और 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 का 20%, तो 2/5 का 40%, तो ये 40 हो गया। ये चारों मिलके, ये दोनों मिलके 140% हो गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम परसेंटेज वैल्यू 35/8 का निकाल लें। ठीक है, अगर हम 35/8 का परसेंट वैल्यू निकाल लें, 35/8 का परसेंट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 32/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं प्लस 32 और 3/8 ऐसे लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/8 ही हमने रखा है। 4 का 1 का मतलब 100%, 4 का मतलब 400%। ठीक है, यहां भी 400%, और 3/8 का मतलब कितना हो गया, 37, 1/2%। मैंने बताया था कैसे निकालना है, ये भी बताया था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो परसेंटेज का पिछला वीडियो देख ले, पहला वीडियो था वो, तो उसे देख ले। इसका मतलब 37 1/2%, यानी टोटल हो गया 437 1/2%। मेरे ख्याल से आप इसे समझ रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, अब अगर हमें यह कहना हो कि हमारे पास 157 1/7% है, अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए अब हम इसे 100 प्लस 50 प्लस 7 1/7 लिख सकते हैं। सारे परसेंटेज में परसेंट परसेंट परसेंट, बहुत आसान है। 100 के लिए हम 1 लिखेंगे, 50 के लिए हाफ लिखेंगे, और इसके लिए 7 1/7% मैंने पिछले वीडियो में कैलकुलेट करके भी बताया था। 7 1/7% का मतलब क्या होता है, 1/14 होता है। देखिए 1 मैं फिर से करके दिखा देता हूं, 1/7 है, इसका आधा क्या होगा, 1/7 का आधा 1/14 होगा। और जब आप इसे आधा करोगे तो ये 7 बार में चला जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1/7 हो जाएगा, यानी कि ये होता है 1/14। बहुत आसान। अब देखिए आप इसे कैलकुलेट कर लो, 14। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 7 यहां पर, और ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 21 और 22/14, ये हो गया 11, ये हो गया 7। हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 7 आ गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 1-2 और सवाल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे और फिर परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूं आगे के लिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए अब फ्रैक्शनल वैल्यू का कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इफ, देखिए एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन आ जाते हैं, 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द नंबर इटसेल्फ, the result is 2200. Find the number. अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यदि, देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़
दिया जाए तो परिणाम 2200 आता है। संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, if 37.5% of a number is added to the number itself, the result is 2200. Find the number. यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 2200 आता है। संख्या ज्ञात करें। अब इसके लिए आमतौर पे जब ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि माना कि या लेट वो संख्या x है, तो x का 37.5% यदि x में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 2200 आता है। अब ये देखिए, आपको समय लगेगा इसको करने में, ये सवाल तो हो जाएगा, हमें कैसे सॉल्व करना है, हमारा अप्रोच क्या होगा। देखिए अब मैं बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था, आपको अगर फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो गए हो तो अच्छी बात है, याद कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि 8 तो पूरी संख्या होती है, 3 उसका परसेंटेज होता है। यानी कौन सा परसेंटेज होता है, अगर 3/8 को हम 37.5% कह रहे हैं तो 8 एक पूरी संख्या है और 3 उसका 37.5% है। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का, ठीक है, इफ 37.5% ऑफ ए नंबर, यदि किसी संख्या का 37.5%, किस संख्या का, मैं कहता हूं यही संख्या, और इस संख्या का 37.5%, 37.5% क्या है, यही तो है, 3 ही तो है, उसी संख्या में यानी इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं, 11 हो गया, तो रिजल्ट आता है 2200। ठीक है, यदि किसी संख्या का 37.5%, 8 का 37.5% क्या है, 3 है, हमने 3 को उसी संख्या में जोड़ना है तो संख्या में जोड़ दिया, ये आ गया 11, तो 11 का वैल्यू दिया हुआ है 2200, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 2200/11, यानी कि ये 200 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू हमारा 200 आ गया। तो हमें क्या कहता है कि भाई संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, संख्या हमारी क्या है, 8 तो है संख्या, तो 8 हमें बहुत आसानी से, 1 का वैल्यू 200, तो 8 बराबर 8 × 200। ये जबानी बनने वाले सवाल हैं, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, 1600। ठीक, और अगर पूछता है 37.5% उसका क्या होगा, तो 37.5% तो 3 को डिनोट कर रहा है, तो हम इसको 3 का वैल्यू निकाल देते हैं। 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 × 200 = 600। देखिए दोनों मिलकर हो जाते हैं ना, 2200 हो जाते हैं दोनों, 1600 और 600। तो संख्या पूछे तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, और उसका परसेंटेज पूछेगा कि भाई वो 37.5% उसका निकालिए संख्या का, तो आप 3 की वैल्यू निकाल दोगे, ये 600 होगा। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह के सवाल को अगर हम कह दें कि ऐसे कर देते हैं, इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज subtracted from, ठीक है, the number itself, the result is, मैंने यहां पे कहा 5500। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे उसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम 5500 आता है। देखिए ऐसे मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत आसान है। If 37.5% of a number is subtracted from the number itself, the result is 5500. Find the number. यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम 5500 आता है। संख्या ज्ञात करें, बहुत आसान। फिर वही है 3/8, पूरी संख्या 8 है, 37.5% उसका ये है। और हमें क्या करना है, किसी संख्या का, इस संख्या का 37.5%, कौन सा, ये 3, उसी संख्या से घटा दिया जाए, इससे घटा दिया जाए। 8 में से हम 3 माइनस कर देते हैं। 8 में से 3 जैसे ही माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 5। और 5 के बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5500। 5 के बराबर 5500, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, 5500/5 = 1100। यही तो होगा। ठीक है, 1100। तो अब कह रहे हैं संख्या ज्ञात करें, संख्या तो हमारा 8 है,
तो बस 8 की वैल्यू हमें निकालनी है, 8 इंटू 1100 इक्वल टू 8800। और अगर कहता है कि उसका 37.5% निकालें तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू 1100 इक्वल टू 3300। तो देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू को समझने के बाद हम किसी संख्या को किसी सवाल को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम एक्स पे जाते हैं तो फिर समय भी ज्यादा लगता, लेकिन ऐसे हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप भी इसे प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाओ, किताबों में देखो और सॉल्व करो। आगे हम और भी सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आपने परसेंटेज पे 2 वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। और तीसरे वीडियो के लिए मैं आपके सामने हूं और मैं बता दूं कि आप वीडियो देखें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, उसे हम हिंदी में क्रमागत वृद्धि या कमी कह सकते हैं। तो कैसे समझे इसे, देखिए अगर मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी में 50% की वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद फिर 50% की वृद्धि हो जाती है, तो फाइनल जो इफेक्ट है, फाइनल जो असर है वो मेरी सैलरी पे कितना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि पहले 50% बढ़ती है और फिर 50% बढ़ जाती है, तो फाइनल असर क्या पड़ेगा। देखिए अगर हमारी सैलरी 100 है तो 50% बढ़ी तो 100 का 50% 150 150, और फिर 50% बढ़ गई तो 150 का 50% हम लेंगे यानी 75, ये 225 हो गया। यानी फाइनल बढ़ोतरी कितनी हुई, 125 की हो गई। 100 से 225 यानी फाइनल 125 की बढ़ोतरी हो गई। तो फाइनल परसेंटेज क्या बढ़ा, 125% का असर रहा पॉजिटिव, यानी कि 125% वृद्धि होगी सैलरी में। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। अब देखिए इसी को हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं। हम फ्रैक्शनल वैल्यू को हम समझ चुके हैं पहले। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब हाफ, और फिर 50% हाफ। अब मैंने आपको बताया था कि 2 को हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। 2 एक पूरी संख्या है, एक उसका 50% है। 2 एक पूरी संख्या है, एक उसका 50% है। तो हम कहते हैं कि भाई पहले हमारी सैलरी 2 थी और फिर 50% की वृद्धि हो जाती है तो ये 3 हो जाती है। फिर दूसरी बार भी यही घटना होती है, 2 थी और ये 3 हो जाती है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये है 4, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 9। अब देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हो गई। 5 की बढ़ोतरी हो गई यानी 5 की बढ़ोतरी कितने पे, 4 पे। अब आप इसको परसेंटेज वैल्यू कैसे भी कैलकुलेट कर ले, या तो इंटू 100 करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको पता है 1/4 इक्वल टू 25%, और ये क्या है 5 इंटू 1/4 है, यानी कि 5 इंटू 25%, यानी कि 5 इंटू 25%। तो ये क्या हो जाएगा, 125% की वृद्धि होगी। या आप इसको 5/4 इंटू 100 भी कर सकते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और बात वही हो जाएगी, ये 125% की वृद्धि ये शो करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने इसे समझा होगा। मैं इसे मिटाता हूं। इसी के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए जब आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, इतने परसेंट की बढ़ोतरी होती है। जहां कमी होगी वहां हम माइनस कर देंगे। पहले हम पॉजिटिव समझते हैं, प्लस साइन में समझते हैं। देखिए हमने कहा कि 50% की वृद्धि हुई और फिर 50% की वृद्धि हुई, डायरेक्ट हम परसेंटेज रख देते हैं, और प्लस एक्स और वाई, यानी कि 50 इंटू 50/100। ये क्या हो गया 100, प्लस ये क्या हो गया 2500/100, ये 100 कैंसिल। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, और ये हो गया 125, यानी 125% डायरेक्ट हमें मिलता है इस फॉर्मूले से। इतना असर पड़ता है हमारी सैलरी पे। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज था।
इसी तरह से ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगर कहीं भी कमी भी होती है, देखिए सैलरी इंक्रीज होगी तब तो क्रमागत हम वृद्धि बोलेंगे, लेकिन क्रमागत कमी भी होती है और इंक्रीज और डिक्रीज का भी चक्कर होता है। अगर हम क्रमागत डिक्रीज की बात करें, देखिए इसी को हम क्रमागत डिक्रीज को समझते हैं। मैं कहता हूं कि 100 रुपया है हमारी सैलरी और 100 रुपए में 50% की कमी हो जाती है, तो ये 50 हो गया, और फिर 50% की कमी हो जाती है, तो ये इसका 50% क्या हो गया, 25 हो गया, फिर 25 घटा देते हैं तो ये 25 हो गया। फाइनल क्या होगा, -75 में होता है, यानी कि -75% की कमी हो जाती है। इसे हम कहेंगे सक्सेसिव डिक्रीज। दूसरे मेथड से अगर बनाए फ्रैक्शनल वैल्यू से, तो इसे हम कहेंगे 1/2 और 1/2, 50% की कमी होती है। तो ये 2 था ओरिजिनल वैल्यू, तो ये 1 हो जाता है, फिर 2 था तो फिर 1 हो जाता है। देखिए गुना कर देते हैं, 4 और ये हो जाता है 1। कितने की कमी हुई, 3 की कमी हो गई, 3/4, 1/4 इक्वल टू 3 की कमी हुई है यहां पे, तो 3/4 इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/4 25%, आप जानते हो, तो 3/4 इक्वल टू 3 इंटू 25%, तो ये 75% ये कमी हुई, 75% की कमी हो गई। इसे हम कहेंगे क्रमागत कमी या सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, इसे हम इस फॉर्मूले में भी ला सकते हैं। देखिए 2 मेथड हमने समझ लिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए अब इसी को मैं कहूं कि जहां फॉर्मूला आपका यही रहेगा, लेकिन सिर्फ कमी हुई है तो हम जहां कमी है वहां माइनस कर देंगे, -50% की कमी हुई, फिर 50% की कमी होगी, -50, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2500/100, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -100 + 25, ये क्या आ गया, -75% की कमी हो गई, यानी कि साइन के अनुसार होगा। अगर साइन पॉजिटिव आपका आता है तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, साइन अगर नेगेटिव आता है तो कमी हो जाएगी। अब इसी तरह से ये तो एक बार हमने देखा सक्सेसिव इंक्रीज, फिर देखा सक्सेसिव डिक्रीज। अब कई बार सक्सेसिव इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, फिर डिक्रीज इंक्रीज, ऐसे भी हो सकता है। देखिए उसे भी करते हैं। मैं कहता हूं कि पहले सैलरी 50% बढ़ती है, ठीक है, ऐसे पहले तीनों मेथड समझते हैं। 100 है तो 50% बढ़ गई तो 150 हो गया, फिर 50% घट गई तो कितना घटेगा, 75 घट जाएगा, तो 75 बचेगा, यानी फाइनल क्या असर रहा, -25% घट गई है, तो फाइनल सैलरी पे 25% की कमी हो गई। ठीक है, इसी को अगर हम फ्रैक्शनल मेथड से करें 1/2, तो पहले 50% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो 2 जो है 3 हो जाता है, और फिर 50% की कमी हो जाती है तो 2 जो होता है 1 हो जाता है। देखिए इन दोनों को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 3 कितना हुआ, देखिए अब ये कितना घटा, 4 में से 3 1 घटा, ठीक है, 1 कम हो गया, तो ये कमी कितनी हुई, 1/4 की कमी हुई, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, या आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 1/4 × 100, ये कट जाएगा और ये 25% आ जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका, 25% की कमी हो गई। फ्रैक्शनल वैल्यू से भी आप कर सकते हो, और तीसरा मेथड इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। देखो मैंने कहा कि पहले सैलरी बढ़ी 50 और फिर 50 घट गई, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही याद रखेंगे, जहां घटेगी कमी होगी आप वहां माइनस साइन लगा देंगे। अब माइनस और प्लस, माइनस यहां पे हो जाएगा 50 × 50/100, देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2500/100, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस साइन क्या शो कर रहा है, 25% की कमी हो रही है। तो ये
तीनों तरह से मैंने आपसे बता दिया कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, तो ये है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मैं कहूं, एक सवाल और कर लेते हैं कि राम की सैलरी, क्वेश्चन करते हैं, राम की सैलरी ऑफ राम, सैलरी ऑफ राम इज फर्स्ट increased by 50% and then decreased by 30%, मैं कर देता हूं 30%, then what will be the final effect on his salary। ठीक है, अब इसे अगर हमें करना है, क्या कहता है, यदि राम की सैलरी, इफ द सैलरी ऑफ राम, मैं ऐसे कर देता हूं, इफ द सैलरी ऑफ राम इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 50%, पहले 50% की बढ़ोतरी होती है और फिर घटा दिया जाता है 30% से, तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके सैलरी पे, उसके वेतन पर। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं कि दोनों मेथड से, तीनों मेथड से हम लोग देख सकते हैं। पहले 100 था तो 150 हो जाता है। ठीक है, और फिर 30% डिक्रीज हो जाता है, यानी 15 या 45 घटा दिया जाता है, ये 105 हो जाता है। ठीक है, देखिए 100 से 150 हुआ, फिर 150 का 30% क्या होगा, 30% आप बड़ी आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, अच्छा परसेंटेज निकालने के लिए काम और आप कर सकते हैं, 150 का हमें 10% निकालना है, तो पीछे से हम 1 पॉइंट दे देंगे, यानी 10% 15 हो गया। अगर 1% निकालना है तो पीछे से किसी भी संख्या में 2 अंकों के बाद हम 10 दे देंगे। ठीक है, तो ये 15 हो गया 10%, तो 45 हो गया, 45 हो गया इसका 30%, तो हमने 30% घटा दिया, 45 घटा दिया, 105 हो गया। अब यहां से यहां तक का क्या हुआ, ये कितना बढ़ा, पॉजिटिव में 5 बढ़ा, यानी 5% फाइनली इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसी को हम दूसरे मेथड से कर लें, फ्रैक्शनल वैल्यू से भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे आप इसे अपनाएं। देखिए पहले 50% का मतलब 1/2 और 30% का मतलब 3/10। ठीक है, यानी पहले क्या होता है, 50% इंक्रीज होता है, 2 से 3 हो गया। दूसरी बार में डिक्रीज होता है, यानी अभी 10 था, ये ओरिजिनल वैल्यू है, 3 घटा 7 हो गया। देखिए अब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 20 एंड 21 बढ़ा कितना, 1, यानी अगर 1 बढ़ा तो 1/20 कितना परसेंट बढ़ा, 20 पे 1 बढ़ा, यानी 1/20 का मतलब ये होता है, आपने फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़ा होगा, मैंने क्या बताया था, अगर 1/5 20% है तो 1/20 क्या होगा, 5% होगा। पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। ठीक है, या ये 5% डायरेक्ट आपको मिल रहा है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर कंफ्यूजन होता है तो इनटू आप 100 कर दें, ये 5 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया आपको 5% का, पॉजिटिव में आ रहा है तो 5% का ये इंक्रीज हो गया सैलरी में। इसी को अगर हम फॉर्मूले से बनाएं, ठीक है, इसी को अगर हम फॉर्मूले से बनाते हैं तो देखिए पहले 50% हमने इंक्रीज कर दिया, x प्लस वाई फॉर्मूला, फिर आप ध्यान दें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% असर पड़ता है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें इसे। पहले क्या हुआ, बढ़ा तो हमने 50 रख दिया, फिर क्या हुआ, घटा तो घटने के लिए हम 10 की जगह माइनस कर देते हैं 30, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 50 इंटू 30 बाई 100। देखिए ये हो गया 20 माइनस, ये देखिए ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, 15 इक्वल टू 5, चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव है तो 5% का असर पड़ता है। अब देखिए
पहले घट भी सकता है, पहले नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, फिर पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करते जाना है। मेरे ख्याल से आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को समझ चुके हैं। हमने परसेंटेज पे 3 वीडियो किए हैं, चौथे वीडियो के लिए मैं आपके सामने हूं। इस वीडियो में भी हम जारी रखेंगे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को, क्रमागत वृद्धि और कमी को। पिछले वीडियो में, तीसरे वीडियो में हमने इसी को पढ़ा था, इसे जारी रखेंगे। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास केरोसिन है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, केरोसिन के प्राइस यानी कि मूल्य को 62/3% से बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, प्लस कर दिया मैंने। और कंजम्पशन, खपत को घटा दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है 20% से। तो क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले समझते हैं 16/2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/6 और 20% का 1/5। इसका मतलब क्या है कि भाई 6 ओरिजिनल वैल्यू है, एक इसका 16/2/3% है। 5 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 ओरिजिनल वैल्यू है और एक इसका 20% है। तो अब देखिए, हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन, यही होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी से हम देखते हैं पहले फ्रैक्शनल वैल्यू से, फिर हम फॉर्मूले से भी देखेंगे x + y से। देखिए प्राइस हमारे पास ओरिजिनल क्या था, अब हम देखते हैं 6 और बढ़ जाता है 16 2/3%। 6 का 16 2/3% 1 है, बढ़ा देते हैं 1, इसे 7 कर देते हैं। ठीक है, प्राइस ऐसे बढ़ गई। ठीक है, फिर कंजम्पशन क्या है, पहले 5 है, फिर घट जाता है कितना, 20% यानी 1 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 30, ये हो गया 28, कितना घटा, -2, 2 का डिक्रीज हो गया। ठीक है, कितने पे, 30 पे। ये हो गया 1/15, घटाएंगे तो ये 1/15 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, 3 20 यानी कि 20/3 = 6, 2/3%। वैल्यू निगेटिव है, देखिए चूंकि यहां घटता है तो ये कमी आती है। ठीक है, 2/3% की कमी आ गई इसमें, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब इसी सवाल को हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखिए इसी सवाल को हम फॉर्मूले से करते हैं। x + y + xy/100, पहले वीडियो में मैंने बताया, इसके पिछले वीडियो में। देखिए x की जगह क्या ले सकते हैं हम, 16/2/3%, इसे हम 16 × 3 48 + 2 50/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है 50/3। और डिक्रीज होता है फिर -20 से, -20 हमने ले लिया, और x × y, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहां माइनस हो जाएगा। तो हमने कहा 50/3 × 20/100। ठीक है, ये देखिए 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में कटेगा, ये 5 यहां जाके गुना होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 60 हो जाएगा, 50 - 60/3 माइनस ये 50/3 × 5, अब ये 10 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये भी -60 था, 50 में से -60 जाएगा तो माइनस ही बचेगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाता है, माइनस, यहां के बाद देखिए -10/3, और इसका भी आ जाएगा -10/3, ये हो जाएगा -20/3। ठीक है, और ये फाइनल परसेंटेज 62/3%, निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि यहां पे डिक्रीज हो जाता है। जरा मैं ठीक से लिख दूं,
इक्वल टू -20/3 इक्वल टू -6/2/3%, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। आप फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाए या आप इस फॉर्मूले से बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम एक दूसरे तरह का सवाल लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यानी आयत है। आयत क्या होता है? देखिए, ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये साइड्स बराबर है। ठीक है, अब इसमें आता है कि भाई आयत की लेंथ, लंबाई में बढ़ोतरी कर दी जाती है 37.1/2% की, और इसके ब्रेथ में, चौड़ाई में बढ़ोतरी कर दी जाती है, सॉरी, चौड़ाई घटा दी जाती है 20% से। प्लस यहां दे देता हूं, इसका मतलब कि ये बढ़ गया और ये घट गया। ठीक है, अब क्या होगा? पूछेगा परसेंटेज चेंज इन एरिया। सवाल क्या बनता है? यदि आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? इंग्लिश में, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एरिया जो होता है किसका, आयत का, उसे हम लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब देखिए लेंथ और ब्रेथ, देखिए 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होता है, मैंने पहले बताया हुआ है, पिछले वीडियो को देखें समझें। और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब क्या है? 8 एक ओरिजिनल वैल्यू है, 3 इसका 37.5% है, 5 एक ओरिजिनल वैल्यू है, 1 इसका 20% है। आइए तो हम ओरिजिनल लेंथ ले लेते हैं 8, बढ़ोतरी होती है 37.5%, यानी 8 का 37.5% 3 है, इससे हम 11 ले लेते हैं। फिर ब्रेथ ओरिजिनल है 5 और घटता है 20%, यानी कि 1 घटा लेते हैं 5 से, तो ये 4 हो जाता है। देखिए, ये हो गया 40, ये हो गया 44, कितना बढ़ा? ये बढ़ गया +4 बढ़ा, +4 बढ़ गया एरिया, कितने पे बढ़ा? 40 पे बढ़ा, तो 4 बढ़ा 40 पे, 4 बढ़ा 40 पे, ये आता है 1/10। ठीक है, और 1/10 का मतलब होता है 10%। इसे वैसे भी कर सकते हो, जब 1/10 आया तो इसे 100 कर सकते हैं, यही 10% हमारा एरिया जो कि पॉजिटिव है, बढ़ता है, इंक्रीज कर गया। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। इसी को अगर हम फॉर्मूले से देखें, देखिए मैं मिटाता हूं, इसी को फॉर्मूले से देखते हैं, x प्लस वाई, इस फॉर्मूले से x प्लस वाई प्लस XY/100। देखिए 37.5% है, इंक्रीज होता है। सीधा हम परसेंटेज वैल्यू डालते हैं इसमें, x की जगह पर 37.5 पॉजिटिव है, यानी कि 37.5 का मतलब कितना हो जाता है? 37.5 का मतलब 37.5 हम लिख देते हैं। ठीक है, और -20%, क्योंकि y वैसे तो प्लस में याद रखेंगे फॉर्मूले को, जहां कमी आएगी वहां माइनस कर देंगे, तो माइनस हमने लिखा, और माइनस और प्लस, -37.5 इंटू 20/100। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 17.5, इन दोनों को अगर हमने, और फिर माइनस इसको अलग कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इक्वल टू 10%। हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव 17.5 में से
7.5 दिया, तो ये एरिया जो होता है इंक्रीज करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मेंसुरेशन में किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर के लिए एप्लीकेबल होगा, आयत के लिए, स्क्वायर के लिए यानी वर्ग के लिए, सर्किल के लिए यानी वृत्त के लिए, और भी चीजों के लिए जो 2 डायमेंशनल फिगर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं, और हमारा वो सवाल होगा स्क्वायर बेस्ड। हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। वर्ग क्या होता है, देखिए ये वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, और चारों साइड्स बराबर होने से ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, हम इसके साइड को बढ़ा देते हैं, कितना, प्रत्येक साइड को, ईच साइड को बढ़ा दिया जाता है, कितने से, 40% से, प्लस डाल देते हैं। तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। सवाल कैसे पूछा जाएगा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए 40% को अगर हम देखें, फ्रैक्शनल वैल्यू लिए 1/5 होता है आपको 20%, 1/5 20% होता है, यानी 40% आपका 2/5 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 5 एक पूरी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, 2 इसका 40% है। अब देखिए एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड है, और साइड को जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है एरिया, ठीक है। साइड को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो साइड है, ये है साइड, और साइड स्क्वायर ही होता है एरिया, ठीक है। किसका, वर्ग का। साइड कितना बढ़ा है, पहले 5 था, ठीक है, ठीक है, और तो एरिया इसका कितना था, 5 स्क्वायर था, ये साइड था, तो इसका 5 स्क्वायर है यानी 25 है एरिया। और फिर जब बढ़ा दिया जाता है यानी 5 में 2 हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 7, तो ये एरिया हो जाएगा 7 स्क्वायर, तो ये 40 कितना हो गया, देखिए 15, ये 24 की बढ़ोतरी हो गई प्लस 24 की, यानी कि 24 की बढ़ोतरी हो गई, यानी एरिया तो बढ़ रहा है, ठीक है। कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है, देखिए 24 कितने पे बढ़ रहा है भाई, 25 पे बढ़ रहा है, 24/25। अब 24/25 का मतलब क्या होता है, 24/25 का मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 24 × 1/25, और 1/25 का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/25 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4%। देखिए मैंने बताया है 1/4 = 25% अगर होगा तो 1/25 4% होगा, अगर 1/5 20% होगा तो 1/25% होगा, ठीक है। तो यहां पे 1/25 क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, तो इक्वल टू 24 × 4% इक्वल टू 96% की बढ़ोतरी हो जाती है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया 96% से। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर 24/25 है, इसको हम 24/25 परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से भी गुना कर सकते थे, यहां पर बच्चा बात वही हो जाएगी, 24 × 4 96% इंक्रीज। तो हमने इससे सीखा फ्रैक्शनल वैल्यू से। अब हम सीख लेते हैं इस फॉर्मूले से, देखिए इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे। देखिए x की जगह देखिए लंबाई और चौड़ाई इसमें दोनों बराबर है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों साइड बराबर होती है, तो लंबाई के लिए भी हम x के लिए भी 40 रखेंगे और y के लिए भी 40 रखेंगे, प्लस 40 × 40 1600 डिवाइडेड बाई 100।
डिवाइडेड बाई 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 40 प्लस 60 96% डायरेक्ट आपका आ गया, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज कर रहा है एरिया जो है इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज को समझा होगा और कहां कहां एप्लीकेशन है, और भी हम आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस में देखते रहेंगे, लेकिन तत्काल आपका बेसिक तैयार हो गया पूरे परसेंटेज का, और आगे हम डिफरेंट क्वेश्चंस और देखेंगे। हमने 4 वीडियो किए हैं, 5वें वीडियो के लिए मैं आपके सामने हूं। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए अब तक हमने परसेंटेज के, प्रतिशत के लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो बचेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया, अब जो हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, जो परसेंटेज में, प्रतिशत में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हम कुछ काम करने वाले हैं। देखिए, इफ एज सैलरी इज 20% लेस देन बीच सैलरी, देन बीच सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज सैलरी। क्या कह रहा है समझिए, हिंदी वालों के लिए मैं बोल देता हूं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैं फिर से बोलता हूं, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ए और बी, बी का अगर हम 100 रखते हैं, तो ए का कितना है, 20% कम है, 80 रख लेंगे। अब पूछता क्या है क्वेश्चन में कि बी का ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है बी का, 20 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है, 100 पे तो ज्यादा नहीं है, 80 पे 20 ज्यादा होता है तब 100 होता है, तो कितने पे ज्यादा है, 80 पे ज्यादा है। और ये हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। ठीक है, 25%। इसे आप अगर 100 से भी गुना करके करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, बहुत आसान। इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब इसमें क्या है, 1/5 का मतलब है 5 ओरिजिनल वैल्यू है, एक इसका 20% है। 5 ओरिजिनल वैल्यू है, एक इसका 20% है। तो देखिए बी की तो सैलरी हमने मान ली कि 5। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का जो है 20% कम है, तो 5 का 20% तो 1 है, 1 कम कर देते हैं, तो 5 में से 1 कम किया, 4 आ गया। अब क्या हमें निकालना है, बी का कितने प्रतिशत ज्यादा है, किससे, ए से, तो 1 ज्यादा है, लेकिन कितने पे ज्यादा है, 5 पे तो ज्यादा नहीं है। 4 पे 1 बढ़ता है तब 5 होता है, यानी 4। अब ये 4 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 का मतलब 25%, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा, कोई अंतर नहीं। आप कैसे भी बना सकते हो इसे। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं घुमा देता हूं, कैसे, यहां लेस की जगह मैं मोर कर देता हूं। ठीक है, और यहां मोर की जगह मैं लेस कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बन गया, यदि ए की सैलरी, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है ये। देखिए अगर हमने बी का 100 रखा, तो ए का क्या रखेंगे, 120, 20% ज्यादा है, तो बी का कितने प्रतिशत कम है, देखिए 20 कम है, कितने पे कम है, 100 पे तो कम नहीं है, 120 पे 20 कम होके 100 होता है, तो हमारा 120 पे कम है। इसे जब कैंसिल करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 62/3%, या हमें 1/6 को 100 से गुना करके भी लिखना हो तो हम 62/3% ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना चाहिए, पहले वीडियो से आप सीख लें, अगर नहीं सीखा है तो देख लें उसे अच्छे से। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू से इसे कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए बात वही, बी की सैलरी हम मानते हैं 5, ठीक है, ए की सैलरी 20% ज्यादा है, किससे, बी से, तो 20% ए का कितना हो गया,
5 का कितना हो गया, 1 हो गया, हमने 5 रखा है, 20% जोड़ते हैं यानी 1 जोड़ते हैं तो ये 6 हो जाता है। अब क्या है, बी की सैलरी यानी बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है ए से, तो कितना कम है, 1 कम है, कितने पे, 6 पे 1 कम होके 5 होता है ना, तो हम 6 रखेंगे, और 1/6 का मतलब देखिए यही वैल्यू आ गई। कोई अंतर नहीं पड़ता, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए अब एक और सवाल मैं लेता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। If price of sugar is उच्चारण किया हो गया यहां पर, price of is increased by 50%, 50% is increased by 50%, then by how much percent a consumer, कंज्यूमर का मतलब खपत करने वाला, उपभोक्ता, मस्ट reduce his consumption of sugar to maintain the previous लिख देता हूं मैं, क्लियर हो जाएगा ज्यादा, previous सवाल क्या कहता है, देखिए हिंदी में भी समझ लीजिए। इफ प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का मूल्य, मैं एक बार पढ़ देता हूं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बता देता हूं। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 50%, then by how much percent a consumer must reduce his consumption of sugar to maintain the previous expenditure। अब क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो किसी उपभोक्ता को अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका जो खर्च हो वो पहले जितना ही रहे। यानी पहले अगर वो, देखिए चीनी महंगी हो जाती है, अभी हम चीनी पे 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब महंगी होती है तो 150 खर्च करना पड़ता है। समझ लीजिए कि अभी इनिशियल प्राइस 100 है और फाइनल प्राइस 150 हो जाता है, क्योंकि 50% बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, कहता है कि पहले तो 100 है, इनिशियल प्राइस हमने मान लिया 100, लेकिन 50% की बढ़ोतरी होती है तो ये हो जाता है। तो कहता है कि फाइनली जब बढ़ जाता है तो कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता अपने खपत में कितना कमी कर ले कि उसको इतना ही खर्च करना पड़े। मतलब उसको 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना, इतना ही खर्च करना है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, 100 रुपया खर्च रखने के लिए 50 रुपए में अब बढ़ने के बाद 50 रुपए में जितनी चीनी आती होगी 50 रुपए के बराबर खपत हमें कम कर देना है। ठीक है, 50 रुपए की चीनी कम लेनी है, ठीक है, तो हम 100 रुपए ही खर्च करेंगे, यानी हमें 100 रुपए में ही चीनी लेनी है। तो अब क्या करेंगे भाई, 50 रुपए के बराबर खपत कम करेंगे, कितने पे, 100 पे तो करेंगे नहीं, 150 पे 50 करेंगे, तब जाके क्या होगा, ये 100 के बराबर होगा, यानी इतना ही एक्सपेंडिचर रह जाएगा। अब ये क्या है 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 1/3% होता है। इसे अगर आप 100 से गुना करके भी निकालो
तब भी आपका क्या आएगा 33 1/3%। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। इसे फ्रैक्शनल वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो। कैसे? देखिए 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है 2 ओरिजिनल वैल्यू, एक इसका 50%। ठीक है, अब आइए हम कहते हैं कि इनिशियल प्राइस क्या था, ओरिजिनल वैल्यू ये है, इनिशियल प्राइस 2 था, और जब 50% की बढ़ोतरी होती है तो 2 का 50% क्या है 1 है, तो हम इसे 1 बढ़ा देते हैं 3 हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि कितना खपत कम करना है कि एक्सपेंडिचर इनिशियल ही रहे, इतना ही रहे, यानी 1 कम करेंगे 3 पे तभी तो 2 होगा जाएगा, और 1/3 का मतलब क्या होता है 33 1/3%। फिर हम हमारा वही वैल्यू आ गया। ठीक है, 33 1/3%, 100 से गुना करके भी निकालेंगे तो ये वैल्यू है। तो ये फ्रैक्शन से भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी को हम थोड़ा क्वेश्चन को उलट देते हैं। कैसे? देखिए कैसे उलटेंगे। ठीक है, ये देखिए 50% था, ये यहां इंक्रीज की जगह रिड्यूस्ड कर देता हूं, रिड्यूस्ड बाय घटा दिया जाता है। अब यहां पे क्या करते हैं इंक्रीज, इंक्रीज कर दिया यहां पर। अभी क्या बन गया, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंट ए कंज्यूमर मस्ट इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर, मस्ट डिक्रीज, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर मस्ट इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर टू मेंटेन। सही है, if price of sugar is reduced by 50%, then by how much percent a consumer must increase his consumption of sugar to maintain the previous expenditure। सवाल को उलट दिया गया है। मतलब क्या है, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 50% की कमी आ जाती है, घट जाता है वो चीनी का मूल्य, तो किसी उपभोक्ता को अपनी चीनी की खपत को कितना बढ़ा लेना चाहिए कि उसका एक्सपेंडिचर पहले जितना ही रहे। यानी फिर वही बात है, इनिशियल और फाइनल, पहले 100 था और घट के क्या होता है, अब तो 50 घटता है, उस समय 50 बढ़ता था, तो ये 50 हो जाता है। अब कह रहा है कि किसी को भी, ठीक है ना, इसको जो कंज्यूमर है कितना खपत बढ़ा ले कि उसका एक्सपेंडिचर इतना ही रहे। ऑब्वियस है कि 50% घटता है तो ये 50 रुपए का और चीनी ले लेता है, 50 रुपए तो है फाइनल, 50 का और चीनी ले लेता है तो ये क्या होगा 100 रुपीज हो जाएगा, इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर ही रहेगा। यानी 50 पे 50 बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, 50 पे 50 बढ़ाएगा, 100 पे तो 50 बढ़ाएगा नहीं, 50 पे 50 बढ़ा दिया और ये कट के 1 हो गया, और 1 का मतलब ही होता है 100%। ठीक है, 1 का मतलब ही होता है 100%। क्लियर है? अब इसे फ्रैक्शनल वैल्यू से कैसे बनाएंगे, देखिए ठीक वही काम करेंगे। इनिशियल प्राइस हमारा 2, घट के क्या होता है 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 पे, 1 पे 1 ही तो बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 पे 1 बढ़ाया तो 1, और 1 का मतलब है 100%, यानी 100% इसको अपना कंजम्पशन बढ़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप किताबों से लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन हो। हमारा वीडियो चल रहा है तो और आज जो वीडियो हम देखेंगे और वो वीडियो हम देखेंगे परसेंटेज में जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो चुनावों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं कि वीडियो क्लासेस तो आपकी चल ही रही है, लेकिन जो बच्चे क्लासरूम कोचिंग भी करना चाहते हैं वो लक्ष्मी नगर के ईस्ट दिल्ली एरिया में, ईस्ट दिल्ली एरिया में लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर के अपोजिट है जस्ट शकरपुर, यहीं पर पिलर नंबर मेट्रो पिलर 34-35 के पास हमारा आरवीसी सेंटर है, राजेश वर्मा क्लासेस। यहाँ पे आपको हालांकि छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एड्रेस भी नीचे, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, वीडियो के नीचे भी फोन नंबर है, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम एक पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं, रीजनिंग,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल स्टडीज की, उसके अलावा मैथमेटिक्स की एक्सक्लूसिव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चुनावों से संबंधित क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इलेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन है। देखिए क्या है ये, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गेट्स 60% ऑफ द टोटल वोट्स and wins by 40,000 votes. Find the total number of votes. हिंदी मीडियम वालों के लिए समझाता हूं मैं। किसी चुनाव में केवल दो ही कैंडिडेट हैं, दो ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। एक को 60% मत मिलते हैं, वोट मिलते हैं, और वो 40,000 मतों से जीत जाता है। तो उस चुनाव में वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, टोटल वोटर्स की संख्या हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। हमने कहा 100 यूनिट हमारे पास टोटल वोट, ठीक है। अब विनिंग कैंडिडेट को 60% मिलता है, यानी एक है इसमें विनर, दूसरा है लूजर, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। तो विनर को मिलता है 60, इसका 60%, तो जो बच गया वो लूजर को मिलेगा। कितना बच गया, 40 बच गया। और यही जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना हो गया, 60 और 40 का डिफरेंस है 20, क्योंकि 60 में से 40 घटाओगे 20 आएगा। और यही मार्जिन तो है 20 यूनिट, जो मार्जिन है इसी मार्जिन से तो जीत रहा है। और यही 20 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, क्या, 40,000। तो एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 40,000 बाई 20, यानी कि 2000। तो टोटल वोट हमारे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 का वैल्यू हमने निकाल दिया। 2000, एक का वैल्यू 2000, तो 100 का वैल्यू 2000 into 100 इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख टोटल लोग हैं वोट देने वाले, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है, इसे समझिए, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए। ये कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, टेन परसेंट वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर and 60 votes declared invalid. The winning candidate gets 47% of the total votes and wins by 308 votes. Find the total number of votes in the voting list. बात वही है, हमें निकालना क्या है, दो कैंडिडेट हैं, 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया, और 60 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। जो विनिंग कैंडिडेट है, जो ओरिजिनल जितना वोट है उसका 47% मिलता है, 47% मिलता है, और वो जीतता है 308 मतों से, ठीक है। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, ठीक है। अब आइए, हमें करना क्या है, देखिए 100 यूनिट तो वोट है हमारे पास टोटल, ठीक है। अब कहता है 10% लोगों ने
वोट नहीं दिया तो इसमें से हमने 10 निकाल दिया, -10 कर दिया, 10 यूनिट निकल गया 10% इसका, तो बचा हमारे पास कितना, 90 यूनिट बच गया। ठीक है, अब 90, लेकिन जो विनर है उसको 47% मिलता है, किसका, इसका। तो इसका बचा तो हमारे पास 90 है, 47% अगर इसका निकल गया तो यानी कि 90 में से 47 निकल गया, बचा कितना, 43, यानी इसका अब 47 यूनिट इसका निकल गया है, इसका 47% है, यानी कि बचा कितना है, 90। तो 90 में से तो 47 विनर को चला जाएगा। ठीक है, एक को चला जाएगा, ये विनर है, अगर हमने लिख दिया यहां पे विनर, और ये लूजर। ठीक है, विनर को चला गया 47, तो बचा कितना, चूंकि 90 ही है तो अब बचा 43। ठीक है, और इन दोनों का मार्जिन क्या है, इन दोनों का मार्जिन है 4, यानी यही 4 का जो मार्जिन है ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने के बराबर है, ये डिफरेंस बराबर है 308 से, तो मार्जिन से जीता, लेकिन 60 जो है वो क्या है, वो इनवैलिड किए गए हैं, तो ये 60 भी हम घटा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 308 में से 60 चला गया, ये हो गया 248, तो 1 यूनिट के बराबर हो गया 62, ऐसे हो गया, हम इसको भाग दे देते हैं, यानी 1 के बराबर 248/4 तो 1 यूनिट के बराबर 62, तो 100 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 62 into 100 equal to 6200 वोट्स। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए हम कहते हैं इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स two candidates, 8% voters didn't cast their votes. 8% voters didn't cast their votes. ठीक है, the winner gets 48% votes and wins by 1600 votes. 1600 votes. Find the total number of votes in the voting list. ठीक है, तो अब देखिए दो कैंडिडेट हैं चुनाव में, 8% वोटर्स ने वोट नहीं किया, विनर को 48% मिलता है और वो 16,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, फिर वही करते हैं, 100 यूनिट हमने मान लिया कि टोटल वोट है, 100 यूनिट है, इसमें से अब क्या है 8 यूनिट हमने निकाल दिया, तो बचा हमारे पास 92 यूनिट, 92 यूनिट बच गया। अब 92 में से अगर 48 विनर को मिलता है, ठीक है, 48% ऑफ वोट्स का मतलब इसका 48% मिलता है,
समझ रहे ना, टोटल वोट का 48%, तो हमारे पास बचा तो 92 ही है। तो अगर 48 मिल गया और 92 बचा था, तो हमारे पास 48 मिला, तो 92 में से हम 48 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 44। ठीक है, तो विनर और लूजर, तो विनर को मिल गया 48, इसका 48, ध्यान रखिएगा, बचा है हमारे पास 92, इसका 48 मिलता है, यानी कि इसमें से भी तो 48 गया, बचा कितना, बच गया हमारा 44, तो लूजर को 44 मिल गया। ठीक है, लूजर को मिल गया 44 मिला। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। ठीक है, तो यानी कि 4 यूनिट के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इसी मार्जिन से तो जीत रहा है, और 4 यूनिट के बराबर कितना है, 1600, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 1600/4, तो 100 यूनिट के बराबर कितना होगा, ये 400, 100 यूनिट के बराबर 400 into 100 इक्वल टू 40,000 टोटल वोट होंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़े थोड़े ट्विस्ट होंगे, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, ये कोई मुश्किल नहीं होते इतना। आपको जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इतनी ये सब विनर लूजर लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप वैसे ही जुबानी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। In an election involving only 2 candidates, 10% voters didn't cast their votes. ठीक है, and 10% out of which voters, out of which, जिनमें से, out of which का मतलब उसमें से, out of which 10% votes declared invalid. ठीक है, 10% votes declared invalid, and the winner gets 70%, and the winner gets 70% of the total vote, 70% of the valid votes, and wins by a margin of 70 to 90 votes. 70 to 90 votes. Then find the total voting list. Find the number of voters in the voting list. चलिए अब देखिए, समझते हैं। इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 ही कैंडिडेट हैं। चुनाव में 10%, 10% डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, जिनमें से आउट ऑफ विच, मतलब 10% में से जब चलेगा, आउट ऑफ विच जब बच गया जो, यानी 90 जो बच गया, 10% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% जो बच गया, 10% पहले लोगों ने क्या किया, नहीं दिया, उसके बाद जो बचे उनमें से 10% जो है
इनवैलिड, अवैध कर दिए गए, लीगल नहीं रहे। और विनर जो है, जो जीतने वाला कैंडिडेट, द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, विनर को टोटल कुल वैध मतों का 70% मिल जाता है और वो 7290 मतों से, वोटों से विजयी होता है, जीतता है। तो पूछता है भाई कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, यानी टोटल वोटर्स कितने थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखिए वोटिंग लिस्ट हमारे पास है 100 यूनिट, ये वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट हमारे पास 100 यूनिट का है। ठीक है, अब क्या है, वोट कितना किया, वोट कितना किया भाई, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो टोटल 90 यूनिट लोगों ने वोट किया। ठीक है, अब 90 यूनिट में से वैलिड वोट कितने हैं, देखिए वैलिड वोट्स यानी वैध मत, ठीक से इसको लिख दूं मैं, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितने हो गए 90 का, फिर इसमें से 10% निकलते हैं, यानी कि 9 निकलता है, इसमें से 10 निकलता है और इसमें से 9 निकलता है, यानी टोटल 81 यूनिट जो हो गए ये वैलिड वोट हो गए। ठीक है, अब इस वैलिड वोट का यहां है विनर और यहां है लूजर, तो विनर को कितना मिलता है, वैलिड वोट कितने, 81 यूनिट का 70%, ठीक है 70%, इसे कितना मिलता है 81 यूनिट का 40%। ठीक है, तो इन दोनों का जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, उसी से तो जीतेगा ये जो मार्जिन है। तो देखिए कितना हो गया, 81 का 70% माइनस 40% कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 30%, यही होगा। सॉरी यहां 30 था, यहां 30 है, एक को मिला 70 तो दूसरे को तो 30 मिलेगा ना, सॉरी एक को मिला 70 जो वैलिड वोट है, उस तो दूसरे को तो 30 ही मिलेगा। ठीक है, तो 81 अब 70 में से 30 गया तो 81 का 40% जो है वो क्या है, 81 का 40%, यही मार्जिन है जीतने का। तो हम इधर कर लेते हैं 81 इंटू 40/100, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये इतना जो यूनिट है ये यूनिट के बराबर 7290 दिया हुआ है। समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 7290 इंटू 100/81 इंटू 40, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, और इसका जो वैल्यू होगा आप कैलकुलेट करोगे 225 आ जाएगा, 225। तो 1 यूनिट के बराबर 225, तो 100 यूनिट के बराबर ऑब्वियस है 225 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 22500, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। ठीक है, 22500 बिल्कुल क्लियर है। आगे इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, वैसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और तरीके से हम बना सकते हैं, आप एक बार देखिए, उसके बाद इसे नोट देखिए, और वो भी बहुत आसान है। देखिए, अगर हमने कहा कि टोटल वोट x है, तो 10% लोगों ने कास्ट नहीं किया, तो हमने क्या किया, बचा कितना वोट, इतने लोगों ने वोट किया, x का 90% लोगों ने वोट किया, 90/100 किया, और उसमें से अब जो इतने लोगों ने वोट किया, इसमें से कितने वोट इनवैलिड हो गए, फिर 90%, इसका 90% हो गया, रह कितना गया 10% डिक्लेयर इनवैलिड हो गया, तो इसका कितना रह गया, ये जो वोट हैं इसमें से 10% अगर इनवैलिड
निकल गया, इनवैलिड हो गया, तो बच कितना गया 90/100 से बच गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, हमारे पास दिया हुआ है 7200। फिर से मैं बता देता हूं, हमारे पास टोटल x वोट है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया, x का 90%, 10 लोगों ने वोट किया, x के 90% लोगों ने वोट किया। ठीक है, अब इतने लोगों ने वोट किया, अब इतने में से यहां से यहां तक इतने में से 10% वोट जो है इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, लीगल नहीं रहा, तो अब कितना बचेगा, 10% अगर इसमें से निकाल देंगे तो इसका 90% ही तो बचेगा। हमने ले लिया इतने का 90% बच गया, और यही जो वोट है 7200 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है, सॉरी विनर गेट 70% वैलिड वोट्स, आगे भी कुछ है 40%, 40 90, मेरे ख्याल से 90 40 हो गया 10%, सॉरी हाँ। अब देखिए, विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, एंड देखिए यहां 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और तो लूजर को कितना मिला 30% ऑफ द वैलिड वोट्स। इतने वैलिड वोट हुए हमारे पास, अब यहां पर इतने वैलिड वोट हुए, विनर को इसका 70% मिला, विनर को इसका 70%, मैं एक बार क्लियर करता हूं, विनर को इतने का वैलिड वोट का 70% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को वैलिड वोट का कितना मिलेगा 30% मिलेगा। तो ये जो मार्जिन है 40%, वैलिड वोट का 40% जो है, इसी से तो जीतता है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी दिया हुआ है 40%, तो वैलिड वोट का 40% हमारे पास क्या होगा, यही तो होगा। देखिए इसी से जीतता है, वैलिड वोट हमारे पास इतने हैं, तो वैलिड वोट का 40% हमने ले लिया, और इसी से जीतता है, यही मार्जिन है। फिर से समझिए, टोटल वोट x, 10% लोगों ने नहीं किया, तो बच कितने गए, x के 90% लोगों ने वोट किया। अब इतने लोगों में से 10% वोट, इतने जो वोट हुए इसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो अब इसका कितना बच गया, इसका 90% बच गया, तो ये टोटल वैलिड वोट हो गए, यहां से यहां तक वैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब इन वैलिड वोटों का विनर को कितना मिलता है 70%, इनवैलिड वोटों का 70% विनर को मिलता है, वैलिड वोट का 70%, तो लूजर को कितना मिलेगा, अगर वैलिड वोट का 70% विनर को मिलता है, तो लूजर को वैलिड वोट का 30% मिलेगा। तो वैलिड वोट का ये जो मार्जिन है 40%, वैलिड वोट का 40% जो है वो उसी से विनर जीतता है, उसी मार्जिन से। तो हमने क्या लिया, ये टोटल वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का 40% हमने ले लिया यहां पर। ठीक है, क्योंकि यही मार्जिन है और यही दिया हुआ है 70 to 90। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे बहुत आसानी से, ये कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, या आपका आंसर यही आएगा 22500। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लगभग फ्रैक्शनल मेथड से कर लेते हैं इसे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स didn't cast their votes, ठीक है, 10% वोटर्स cast their votes, 2500 votes and 2500 votes, थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से, हल्का, बहुत हल्का, and 2500 votes declared
इनवैलिड, 2500 वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गए। द विनिंग कैंडिडेट gets 55% of the valid votes, ठीक है, 55% of valid votes and he wins by 2000 votes, and he wins by 2000 votes. Find the total number of votes. अब देखिए, in an election between two candidates 10% voters didn't cast their votes and 2500 votes declared invalid. क्या करें यार, देखिए सॉरी ये लाइट चली गई थी, क्योंकि हम एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। In an election between two candidates 10% voters didn't cast their votes and 2500 votes declared invalid. The winning candidate gets 55% of the valid votes and he wins by 2000 votes. Find the total number of votes. दो कैंडिडेट हैं किसी चुनाव में, 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया, ठीक है, और 2500 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट को 55% मिलता है वैलिड वोटों का, यानी कि वैध वोटों का, और वो 2000 मतों से जीतता है, कि 2000 के मार्जिन से जीतता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कुल मतों की संख्या, वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग वोट देने वाले थे। तो ऑब्वियस है हमारे पास क्या कर सकते हैं भाई, देखिए टोटल हमारे पास अगर x वोटर्स हैं तो x के 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 90/100 लोगों ने वोट नहीं किया, सॉरी 10% लोगों ने नहीं किया, तो कितने लोगों ने किया, x के 90% लोगों ने किया, अब इतने लोग बच गए, यही लोग वोट कर रहे हैं, इतने लोगों ने वोट किया। अब इतने लोगों ने वोट तो कर दिया, लेकिन इसमें से 2500 वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है, ये 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो 2500 हमने घटा दिया, यानी कि वैलिड वोट इतने हो गए, वैलिड वोट इतने हो गए, ठीक है, वैलिड वोट इतने हो गए। अब देखिए, अब हमारे पास है वैलिड वोट का 55%, विनर को कितना मिलता है, विनर और लूजर, ठीक है, विनर को मिलता है 55%, तो ऑब्वियसली वैलिड वोट का कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 45%, इन दोनों का डिफरेंस 10%, यानी यही जो मार्जिन है इसी से जीत रहा है, कितने से, 10% किसका मिलता है, वैलिड वोट का, और वैलिड वोट का 10%, वैलिड वोट क्या है, ये है, इसका 10% अगर हम लेते हैं, इसी से तो जीतेगा, वैलिड वोट के 10% से। और ये मार्जिन जो है ये आपको कितना दिया हुआ है, देखिए 2000। फिर से मैं समझाता हूं, टोटल x वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो x के 90% लोगों ने वोट किया, तो ये वैलिड वोट हो गए टोटल, सॉरी ये वोट देने वालों की संख्या होगी, टोटल लोगों ने, इतने लोगों ने वोट किया, लेकिन इसमें से 2500 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, तो 2500 जो इनवैलिड हो गए, तो हमने 2500 घटा दिया इसमें से, तो ये टोटल वैलिड वोट हो गए। अब जो वैलिड वोट है उसका 55% मिलता है विनर को, तो ऑब्वियसली उसका जो वैलिड वोट है उसका 55% मिलेगा, 45% मिलेगा लूजर को, 55% विनर को, 45% लूजर को, तो इसका जो मार्जिन है 10%, यानी वैलिड वोट का 10% से ही तो जीतता है विनर, तो वैलिड वोट हमारे पास इतना है, इसका 10% हमारे पास दिया हुआ है 2000, ठीक है। अब इसे क्या है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, देखिए अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हमने ऐसे कर लिया, इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 9x/10 और सॉरी 9x/10, और इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये हम ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ पे 100 था,
यहाँ पे 90 था, ठीक है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि 90x ये हो जाएगा, अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये एक, तो चलिए यहां से मैंने काट दिया इसे, ठीक है। और दूसरा जब हम इसे गुना करते हैं तो जब इसे गुना करेंगे तो ये भी कट जाएगा यहां से, ठीक है। इससे गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन फिर यहां पे बच जाएगा क्या, ये 9x/100 बचेगा और यहां पर -25 बचेगा, ठीक है। यहां पे जब ले आएंगे 250 बचेगा, क्योंकि इसे जब हम गुना करेंगे ना इससे तो इतना बचेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और इक्वल टू 2000। अब देखिए, अब 9x/100 -250 बचेगा, इक्वल टू 2000 बचेगा, ठीक है। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, देख लो। ये 250 ये हो जाएगा आपको 2000 में, आप ये ऐसे कर दो, इधर जोड़ दो, 9x इक्वल टू 2250 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो x इक्वल टू 2250 इंटू 100/9। तो ये देख लो आप कितना हो जाएगा, 18, 9 × 45 और ये 9 दूना 18, 18 4 22 और 9 × 45, तो इसको 2, ये आ जाएगा आपको 2 और 5 25 बार में चला जाएगा 2500, ये आपका 2500 टोटल। देखिए इसे जब आप कटाएंगे, देख लीजिए 2250 को 9 से कटा दे तो देखिए 9 दूना 18, 4 बचेगा, 5 9 × 45, 2 9 × 45, ठीक है। यहाँ 0 आ जाएगा और 100 तो है तो 2500, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ रहे होंगे। रहे हैं 6 वीडियो कर चुके हैं, ये हमारी 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में परसेंटेज में, प्रतिशत में जो एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इन एन एग्जाम मिनिमम 30% marks is required to pass. A student gets 20% marks and fails by 100 marks. Find the maximum marks set for the exam. अब इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूं हिंदी वालों के लिए कि किसी परीक्षा में कम से कम 30% मार्क्स चाहिए उत्तीर्ण करने के लिए, पास करने के लिए। किसी विद्यार्थी को मिलते हैं 20%, लेकिन वो 100 मार्क्स से फेल कर जाता है, 100 नंबरों से फेल कर जाता है, तो एग्जाम में कुल कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, अधिकतम मार्क्स कितने थे, ये सवाल है। लेकिन इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्लासेस तो हम आपको दे ही रहे हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें क्लासरूम कोचिंग भी चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बैंक, पीओ, एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी, सीडीएस, रेलवे, इन सब एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सारी चीजों की एक पूरी पैकेज होती है। जिनको एक्सक्लूसिव क्लासेस चाहिए मैथमेटिक्स की, वो भी हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारा कोचिंग जो है वो आरबीसी के नाम से है। मैं बता दूं कि हमारा कोचिंग जो है वो आरबीसी के नाम से यहां लिखा हुआ है आपको ऊपर, और इसका लोकेशन जो है वो ईस्ट दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में वो हमारा जो एरिया है उसको बोलते हैं लक्ष्मी नगर, शकरपुर एरिया। लक्ष्मी नगर से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये सड़क है, एक तरफ लक्ष्मी नगर, एक तरफ शकरपुर है। मेट्रो स्टेशन जो है आपका, ये मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर है, मेट्रो स्टेशन है लक्ष्मी नगर, ठीक है। यहां आपको एग्जिट होना है गेट नंबर 4 से, यानी गेट नंबर 4 से आपको बाहर निकलना है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन उतरना है, गेट नंबर 4 से बाहर निकलना है। आप इधर ही आओगे, निकलोगे शकरपुर साइड में, और यहां पे आपको आना है मेट्रो पिलर
3435 के पास। यहीं पे हमारा आरबीसी सेंटर है। आप आओगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा, अदरवाइज आप हमसे कांटेक्ट भी कर लो इस नंबर पे, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं, वीडियो के नीचे भी नंबर रहता है। हमारे शॉर्ट बैचेज होते हैं, 15 से 20 बच्चे होते हैं एक बैच में, तो काफी फोकस कर पाते हैं हम एक बच्चे पे पर्सनली, ठीक है। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं आज का, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए किसी एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि 40% मिनिमम चाहिए आपको पास करने के लिए, यानी 100 मार्क्स अगर मैक्सिमम मार्क्स मान लिया जाए तो आपको 40 चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं कि किसी को मिलता है 130 नंबर और वो 10 नंबर से फेल कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 130 नंबर तो लाया है, वो 10 नंबर से फेल कर जाता है और 40% चाहिए मिनिमम, यानी इस 10 मार्क्स को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 40% के बराबर हो जाएगा। इसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये अब कितना हो गया, ये हो गया आपको 140 के बराबर, यानी 40% 140 के बराबर है, तो 1% क्या है, 140/40 के बराबर है, तो 100% क्या है, 100% ये हमें चाहिए 140/40 इंटू 100, 20 से चला जाएगा 5 बार में, ये 2 बार में चला जाएगा, 20 से 2 से 140, 70 टाइम्स जाएगा, तो ये 70 इंटू 5 इक्वल टू 350 मार्क्स जो है ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं कहूं, मेरे ख्याल समझ पा रहे होंगे आप, और इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 40% मिनिमम चाहिए पास करने के लिए, ठीक है। किसी स्टूडेंट को आ जाता है 130 नंबर, जो कि मिनिमम पास परसेंटेज जो है उससे 30 मार्क्स ज्यादा है, यानी प्लस में 30 मार्क्स ज्यादा है, यानी इसमें पास परसेंटेज से 30 मार्क्स ज्यादा रखा गया है। यानी अगर हम 30 को घटा दें तो 40% के बराबर हो जाएगा ना, बराबर कर दिया, यानी ये कितना हो गया, 100 हो गया, यानी 1% के बराबर कितना हो गया, 100/40, यानी 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100/40 इंटू 100, 2500, 40, ये 50, और ये टोटल मार्क्स हमारे आ जाएंगे 50 इंटू 5। देखिए टोटल मार्क्स है। ये इतना स्टेप तो मैं करके इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे नए हैं उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस के बाद तो आप हो सकता है कलम भी लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, या लगाना भी पड़े तो 2-3 सेकंड में आपके क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो ऊपर हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी एग्जाम में 30% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, मिनिमम चाहिए ही चाहिए। किसी स्टूडेंट को मिला 20%, लेकिन वो फेल कर जाता है 100 मार्क्स से, यानी 100 मार्क्स उसको कम है जितने पास के लिए चाहिए। 100 मार्क्स के बगैर 30% पूरा नहीं हो सकता। अगर ये 100 मार्क्स को 20% है ये, लेकिन 100 मार्क्स कम है पास करने के लिए, यानी कि 20% गेट मार्क उसे प्राप्त होने के बाद भी 30% नहीं हो पा रहा है। 30% कब होगा, जब ये 100 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब ये 30% के बराबर हो गया। अब ये 20 इधर आएगा, 30% माइनस 20% इक्वल टू 100, और ये 10% इक्वल टू 100, 1% 10, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको 1000, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जरूर देखें कॉन्सेप्ट के लिए, खासकर जो बच्चे नए हैं और बिल्कुल उन्होंने तैयारी शुरू की है, पहले वीडियोस देखना शुरू करें। जो तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से उनके लिए कोई बात नहीं, कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई in an examination student gets
32% marks and fails by 4 marks। ठीक है, another student gets 35% marks which is 5 marks more than the minimum marks required to pass find the maximum marks for the एग्जाम। अब देखिए, हिंदी में मैं बता दूं, हिंदी वालों के लिए कोई एग्जाम है, उसमें किसी विद्यार्थी को 32% मार्क्स मिलते हैं, अंक मिलते हैं, और वो 4 मार्क्स से यानी 4 अंकों से फेल कर जाता है। दूसरा विद्यार्थी है उसी एग्जाम में, तो उसे 35% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसे मिनिमम पास परसेंटेज जो है उससे 5 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि भाई हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं उस एग्जाम के लिए, कितने सेट किए गए थे। अब देखिए, एक स्टूडेंट है, उसको 32% मार्क्स मिले, लेकिन उसे 4 मार्क्स कम मिले। अगर उसे 4 अंक और मिल जाते, 4 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास कर जाता। यानी इस 32% में अगर वो 4 जोड़ देते हैं तो ये पास कर गया। ये पहला स्टूडेंट है। अब हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है, थोड़ा नीचे मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर हो। ठीक है, देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, ये 32% था, इसमें मैंने 4 जोड़ दिया तो ये पास कर दिया। अब दूसरे स्टूडेंट के लिए इसको मिलते हैं 35%, लेकिन इस 35% में क्या है, उसे जो मिनिमम कम से कम मार्क्स है पास करने के लिए, उससे 5 मार्क्स ज्यादा है, 5 अंक ज्यादा है। तो अगर हम 5 यहां घटा देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी पास परसेंटेज के बराबर हो गया, ये भी पास परसेंटेज के बराबर हो गया, इसे हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये 32 आएगा इधर, 35% माइनस 32%। ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। और ये 5 जब इधर आएगा तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9, यानी 3% इक्वल टू 9, तो 1% इक्वल टू 3। 9/3 मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, 3। ठीक है, ये 3 बार में चला जाएगा। तो 100% बराबर क्या होगा, 1% बराबर 3, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 इक्वल टू 300। यही मार्क्स चाहिए था आपको मैक्सिमम। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, किसी एग्जाम में, देखिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट को मिलता है कितना, 28%, पहले स्टूडेंट को 28% मिलता है। ठीक है, 28% मिलता है और वह फेल करता है 12 नंबर से, 12 मार्क्स से वो फेल कर जाता है। मतलब 12 मार्क्स कम है, इसलिए मैंने नेगेटिव दे दिया। दूसरा स्टूडेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, उसे मिलता है 30% मार्क्स और वो 30% मार्क्स गेट 30% मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट 28% मार्क्स मिलता है, 12 मार्क्स से फेल करता है। दूसरे स्टूडेंट को 30% मिलता है और वो 6 मार्क्स से फेल कर जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले स्टूडेंट को एक ही एग्जाम में 28% मिलता है, वो 12 मार्क्स से फेल करता है।
दूसरे स्टूडेंट को 30% मिलता है, 6 मार्क्स से फेल करता है, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड, तो मैक्सिमम मार्क्स ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए पिछला सवाल क्या था, उसमें एक में कम आ रहा था, एक में फेल कर रहा था और दूसरे में पासिंग परसेंटेज से कुछ ज्यादा आ रहा था। इसमें दोनों में फेल कर रहे हैं, कुछ मार्क्स कम रह जा रहे हैं पासिंग परसेंटेज से। तो देखते हैं, देखिए पहले स्टूडेंट के लिए, दूसरे स्टूडेंट के लिए, एक को आता है 28% मार्क्स, ठीक है, और 12 मार्क्स से वो फेल करता है, यानी अगर हम 12 जोड़ दें, ठीक है, पास कर दिए। दूसरा स्टूडेंट, इसको आता है 30%, 6 मार्क्स कम आता है, इसमें 6 जोड़ दें, ये भी पास कर दिया। यानी मिनिमम पास परसेंटेज इसने भी रिक्वायर कर लिया, इसने भी रिक्वायर कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये बराबर होगा, ठीक है। अब बराबर हो गया, देखिए ये 30 अगर इधर आएगा, 28 इधर आएगा, तो 30 माइनस 28, 30% माइनस 28%, फिर 6 जो है इधर आएगा, तो 12 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 2%, और 2% इक्वल टू 12 में से 6 गया 6, तो 1% इक्वल टू 3, ठीक है। तो 100% इक्वल टू 3 into 100 इक्वल टू 300, यही हो गया आपको टोटल परसेंटेज। देखिए सवाल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया था क्योंकि पिछला सवाल आपने समझा हुआ था, आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर पूछ दे कि मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए पास करने के लिए, तो आप किसी से भी, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। देखो आप पहले आप निकाल लो 30%, 30% मिनिमम परसेंटेज क्या है, यही तो परसेंटेज हमने निकाला, इससे भी निकाल सकते हो, उससे भी। पहले तो मिनिमम परसेंटेज हमने निकालना है, तो इससे निकाल सकते हो, पहले निकाल लो 30%। दूसरे विद्यार्थी को 30% आता है और 6 नंबरों से फेल करता है, तो 300 का 30% कितना हो गया, 300 का 30% हो गया 90। ऑब्वियस है, आप कैसे निकालते हो, देखो 300 है, अगर आपको 10% निकालना है, देखो एक चीज समझ लो, कोई भी संख्या है 10% निकालना है, पीछे से 1 पॉइंट दे दो, और अगर 1% निकालना है तो 2 अंकों के बाद, पीछे से 2 अंकों के बाद 1 पॉइंट दे दो। अगर 300 का हमें 10% निकालना है, देखो 300 का 10%, तो यहाँ 1 पॉइंट देते हैं, और 300 का 1% निकालना है, तो यहाँ 1 पॉइंट देते हैं, 2 अंकों के बाद। तो 300 का हमें निकालना है 10%, या 1/10 कर लेते हैं, आपने फ्रैक्शनल वैल्यू को समझा होगा, यानी 30 हो गया 10%, तो 30% क्या हुआ, 30% हो गया 300 का 90, ठीक है। और 90 में जब हम 6 जोड़ देते हैं तो 96 हो जाता है। तो कहीं ये सवाल पूछ दे कि भाई मिनिमम पास परसेंटेज क्या है, तो 96 है, मैक्सिमम मार्क्स क्या सेट किए गए, तो 300 है। मेरे ख्याल से आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इससे भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है।